चलिए बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे थे। हमने स्टार्ट किया होता मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? फ्लक्स किसको बोलते हैं? तो जैसे ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, या साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रैवल कर रही है नॉर्थ टू साउथ। उसमें हमने एक कॉइल, एक सरफेस प्लेस किया है, या कॉइल ए बी ए। तो इसका एरिया जो है इस कॉइल का वो ए एरिया है, और बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है। तो फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो इस कॉइल के सरफेस को जितनी ये फील्ड लाइंस 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस कर रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। तो न्यूमेरिकली ये जो फ्लक्स होता है वो किसका इक्वल होता है? बी ए कोस थीटा, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड ए विल बी द एरिया ऑफ द कॉइल, दिस कॉइल, एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो एरिया है इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एंगल, तो वो नॉर्मल में और फील्ड में जो एंगल है उसको लिया जाता है थीटा। तो फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और इसके जो एसआई यूनिट है वो होते हैं वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की यूनिट्स हैं और एरिया की यूनिट्स मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। एंगल थीटा जो होता है वो आपके बता चुके हैं, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या होता है? तो इसमें ये डायग्राम्स आपको दिखाए गए हैं। इसमें फर्स्ट पिक्चर में देखिए आप कि हमारे पास एक कॉइल है एंड इट इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। तो एक मीटर के साथ कनेक्टेड है विच डिटेक्ट्स इवन अ स्मॉल करंट। तो एक मैग्नेट को जब हम इसकी तरफ मूव करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन ए मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स दिस कॉइल, देन दिस मीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की के लिए कोई भी वोल्टेज का या करंट का सोर्स इसको नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मैग्नेट के मूव करने के साथ इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है, यानी कि करंट इसमें अपने आप इंड्यूस हुआ है। ठीक है, मैग्नेट के मूव करने की वजह से। फिर सेकंड हमने ऑब्जर्व किया कि इफ वी स्टॉप मूविंग द मैग्नेट, इस सेकंड डायग्राम में अगर ये मूव नहीं करेगा मैग्नेट, इन दैट केस जो ये निडल है वो जीरो पे आ जाता है, दैट इज शोज नो करंट नो डिफ्लेक्शन। तो कोई डिफ्लेक्शन ये शो नहीं करता है। फिर हमने थर्ड केस में देखा कि अगर मैग्नेट को हम इससे अवे मूव करते हैं, इस कॉइल से दूर लेके जाते हैं, जो फर्स्ट केस में टूवर्ड्स द कॉइल लेके जा रहे थे मैग्नेट को, लेकिन लास्ट केस में अवे फ्रॉम द कॉइल, तो भी इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज करंट जो फ्लो करेगा अब कॉइल में वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जैसे इसमें करंट जो था आपका राइट साइड में था, इसमें करंट क्या दिखा है? लेफ्ट साइड में। तो इस टाइप से करंट इंड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि if there is a relative motion between a magnet and a coil, then an EMF is induced in the coil। तो coil में एक EMF इंड्यूस होता है अगर मैग्नेट में और coil में relative motion है। तो relative motion का मीनिंग ये, या तो मैग्नेट मूव करे coil की तरफ, या coil से अवे मूव करे, या फिर मैग्नेट को स्टैटिक कर सकते हैं और इसको coil को मूव कर सकते हैं। coil को मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट या अवे फ्रॉम द मैग्नेट। इन बोथ द केसेस करंट इंड्यूस होगा, बट इन डायरेक्शन जो है दोनों केसेस में वो अपोजिट होगी। तो इस टाइप से इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड कॉइल, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जहां कहीं पर भी करंट इंड्यूस हो रहा है, वेदर इट इज एसी जनरेटर या हाइड्रोलिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, तो सब जगह पे यही प्रिंसिपल जो काम करता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल में रिलेटिव मोशन है, इन दैट केस ईएमएफ या करंट उसमें क्या होता है? इंड्यूस होता है। Now next is Faraday's law of electromagnetic induction। तो हमारी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वो यही थी कि अगर मैग्नेट को मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉइल, देन दिस मीटर शोज सम डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई इट शोज डिफ्लेक्शन। तो जैसे ही हम इस मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करेंगे, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही हैं, वो जो इसको कॉइल को क्रॉस करेंगी वो चेंज होंगी, इंक्रीज होंगी। अगर टूवर्ड्स द कॉइल इसको मूव करेंगे और अवे मूव करेंगे तो वो डिक्रीज करेंगी। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो क्रॉस करती हैं उसको तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इस टाइप से इसका फ्लक्स जो क्या करेगा? चेंज करेगा।
तो जो फर्स्ट लॉ है, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्या कहता है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil changes with respect to time and it lasts so long as changes in magnetic flux remains continue। तो जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि अगर ये मूवमेंट बंद कर देता है मैग्नेट तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा और इसकी मूवमेंट से जो लाइंस इसको क्रॉस करेंगी मैग्नेटिक लाइंस, वो या तो इंक्रीज होंगी या फिर इस केस में डिक्रीज होंगी। लेकिन जब वो मोशन बंद कर देता है तो वो स्टैटिक जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस को क्रॉस करेंगी यानी कि इसका जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट फ्लक्स के केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन जब फ्लक्स क्या करता है, चेंज होता है, तब ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। अगर फ्लक्स जो होता है, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ जब इसको इसकी तरफ लेके जाएंगे तो इंक्रीज करेगा और दूर लेके जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। तो डजेंट मैटर, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की, लेकिन करंट जो दोनों केसेस में इंड्यूस होगा। और अगर ये स्टैटिक हो जाएगा तब करंट इसमें इंड्यूस नहीं होगा। तो ये था इसके अंदर जो था इसमें। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये लो जो है वो क्या कहता है कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर इस मैग्नेट को स्पीड से मूव करते हैं टूवर्ड्स दिस कॉइल, इसे स्पीड से लेके जाते हैं, स्पीड से भी लेके जाते हैं, तो इसमें जो लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स कि ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फास्टली चेंज करता है, वो ज्यादा रेट से चेंज करता है। नेक्स्ट इज वेरियस मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। तो लास्ट स्लाइड्स में हमने देखा कि फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। और जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, बी ए कोस थीटा। आपको स्टार्टिंग में बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो बी ए कोस थीटा होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज किया जा सकता है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, या फिर बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन दैट इज एंगल थीटा ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय वेरिंग एरिया, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, ये तीन केसेस से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हो और ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हो। तो जो एसी जनरेटर्स होते हैं उसके अंदर जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, उससे एंगल थीटा चेंज होता है कॉन्टिन्यूसली और ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो नेक्स्ट जो है इंड्यूस जो ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड करंट है, उसके लिए उसकी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए हमारे पास रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो क्या कहता है, इट स्टेट दैट इफ वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड, अभी इसमें कौन सा हैंड आएगा, राइट हैंड, सो दैट दे आर राइट एंगल टू ईच अदर वन अदर, ये जैसे इसमें दिखाया गया है। तो इस थंब में और इस फिंगर में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और इन दोनों में भी कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए दोनों फिंगर्स में। ठीक है, इन दैट केस जो आपका फोर फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, वो अगर फील्ड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और जो थंब जो है वो अगर मोशन को पॉइंट कर रहा है, मोशन ऑफ करंट कैरियर, करंट कंडक्टर, देन जो सेंट्रल फिंगर आपको वो क्या देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड देन मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जैसे कि आपको बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ यानी कि वोल्टेज, और उससे करंट बनेगा। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल जो है वो यही है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल वर्क इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, इट इज बेस्ड अपॉन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, दैट इज व्हेनेवर ईएमएफ एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल if magnetic flux linked with the coil changes with respect to time and it lasts so long as changes in magnetic flux remains continue। तो इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर, तो इट कंसिस्ट permanent magnetic poles north pole and south pole to produce strong magnetic field, an armature coil ABCD which is made up of insulated copper wire wound up over a metallic frame and it has two rings, slip rings R1 and R2, complete rings है ये, जबकि मोटर में हाफ रिंग्स थे। तो ये रिंग्स हैं, these are in light contact with two carbon bushes B1 and B2।
तो ये कॉइल्स के दोनों जो एंड्स हैं वो एक रिंग के फर्स्ट जो ए जो एंड है इट इज कनेक्टेड टू रिंग R1, वेयर जो डी है इट इज कनेक्टेड टू R2, सेकेंड रिंग के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस टाइप से। और ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर दिखाया गया है करंट को मेजर करने के लिए, नोट करने के लिए। तो जब कॉइल रोटेट करेगा तो ये रिंग्स भी रोटेट करेंगे साथ में, लेकिन ये बुशेस जो है वो क्या होते हैं, वो स्टैटिक होते हैं। बुशेस जो है वो रोटेट नहीं करते हैं, कार्बन बुशेस। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। तो कैसे काम करेगा? व्हेन कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कट बाय द AB एंड DC, नो EMF इज इंड्यूस्ड एंड नो करंट फ्लोस। जब वर्टिकल पोजीशन में कॉइल है तो उस केस में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स है इस केस में वो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो कितना बन जाएगा यहाँ पर, इन दैट केस यहाँ पे आई थिंक जीरो बन जाएगा एंगल, और कोस जीरो के ऊपर जो होता है 1 होता है। फ्लक्स यहाँ पर मैक्सिमम होगा, उसको कट नहीं करेगा फील्ड लाइंस को। व्हेन कॉइल रोटेट्स इट कट्स द फील्ड लाइंस एंड causes a change in magnetic flux and EMF is induced which causes an electric current flows through the circuit। तो कॉइल जब रोटेट करेगा तो उस केस में फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से EMF क्या होगा, इसमें इंड्यूस होगा। तो इस वर्किंग को ये दो डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती है आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो इनिशियली इसमें ये दिखाया गया है, फर्स्ट डायग्राम के ऊपर हम आते हैं। तो इनिशियली लेट कि ये जो आर्म है कॉइल की AB, इट गोज इनवर्ड, ये अंदर की तरफ जा रही है, और CD जो आर्म है इट कम्स आउटवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी इंटरनल सर्किट में अलोंग ABCD। फिर ये करंट D में से होता हुआ कौन से रिंग में आएगा, रिंग R2 में। R2 में से होकर के करंट किस में फ्लो करेगा, फिर ये बुश B1 में से। तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी इस B2 से B1 की तरफ। ठीक है, और जब आफ्टर हाफ रोटेशन 180 डिग्री रोटेशन क्या होगा, जो ये CD है इस तरफ को आ जाएगा और AB इस तरफ को आएगा, लेकिन जो कनेक्शन है इसके रिंग्स के वो बुशेस के साथ इंटैक्ट रहेंगे, जबकि मोटर में कनेक्शन चेंज हो गया था स्प्लिट रिंग की वजह से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसमें D पहले किससे कनेक्टेड था, कौन से रिंग के साथ, R2 के साथ। तो अभी भी D किसके साथ कनेक्टेड होगा, या R2 के साथ ही। और A का कनेक्शन पहले वाले केस में किसके साथ था, B1 के साथ था। अभी भी A का कनेक्शन किसके साथ था, R1, और R1 का किसके साथ है, B1। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये अब CD साइड अंदर की तरफ जा रहा है और AB साइड बाहर की तरफ आ रहा है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन यहाँ पे DCBA हो जाएगी। तो इंड्यूस करंट पहले वाले केस में ABCD था, अब ये DCBA है। लेकिन ये A में से होता हुआ किस में जाएगा, A1 में से होता हुआ जाएगा R1 में, R1 से B1, B1 से B2। तो आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन हो गई है B1 से B2। तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या हो गई है, आफ्टर हाफ रोटेशन चेंज हो गई है। तो ऐसे करंट को क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑल्टरनेटिंग करंट। DC जनरेटर, तो AC जनरेटर और DC जनरेटर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो ये जो रिंग्स थे स्लिप रिंग्स, कंप्लीट रिंग्स थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाफ रिंग्स हैं, स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर्स यूज किए जा रहे हैं। तो कम्यूटेटर्स जो है वो क्या कर देंगे, कम्यूटेटर्स जो है वो बुशेस के साथ कॉन्टैक्ट, डिफरेंट कॉन्टैक्ट बनाते हैं। जैसे A का कनेक्शन अभी यहाँ पे B1 बुश के साथ है, लेकिन यहाँ पर जो A का कनेक्शन किसके साथ हो जाएगा, B2 बुश के साथ। ठीक है, तो ये जो C1 जो रिंग है वो B2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जबकि पहले वाले केस में ऐसा नहीं था, इसमें वो सेम बुश के साथ ही कनेक्शन उनके सेम रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल करंट जो है वो बनेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट जो है वो B1 से B2 ही फ्लो करेगा। वेयर एज इंटरनल सर्किट में जो करंट है वो ABCD चलेगा, फिर DCBA आपका चलेगा। लेकिन इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है एक्सटर्नल सर्किट में, वो डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी इसके अंदर। तो इस टाइप से ये जो था इसमें DC जनरेटर था। थैंक यू।